अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जमात शशम की साइंस की किताब से 13 सबक और 14वां सबक यानी 13वां और 14वां सबक इस वीडियो में दो अज़ा के अहम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप पिछले तमाम अज़बाक के वीडियोस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, 13वां सबक आओ पैमाइश सीखें से पहला सवाल आपके सामने ये रहा। दोस्तों, हम सवाल और जवाब की शक्ल में अहम नुकात यानी अहम पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा। दोस्तों, पहला पॉइंट हमारे सामने ये रहा, दुनिया का सबसे लंबा पुल है। दोस्तों, आओ पैमाइश सीखें सबक है, तो पैमाइश से रिलेटेड ही पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि दुनिया का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, दानियन कुंचन दुनिया का सबसे लंबा पुल है। दोस्तों, ये नाम आपको गूगल पर मिलेगा। अगर हम किताब की बात करें तो किताब में दानियन किंगस्टन पुल का जिक्र किया गया है, यानी दो पुल भी सही हैं। आप इसको अच्छे से जहन में रखें, दानियन कुंचन या फिर दानियन किंगस्टन पुल दुनिया का सबसे लंबा पुल है। ये पुल 164.8 किलोमीटर या फिर इसको यूँ समझें 102.4 मील लंबा है। ये दुनिया का सबसे लंबा पुल है। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने ये रहा दोस्तों, इसने खुर्दबीन ईजाद किया, यानी वो कौन है जिसने खुर्दबीन को ईजाद किया। जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, ज़कराइस जॉनसन और इसके बेटे हांस ने खुर्दबीन ईजाद किया 1590 ईस्वी में। इसको आप ऐसे जहन में रखें कि 1590 ईस्वी में ज़कराइस जॉनसन और इसके बेटे हांस ने खुर्दबीन ईजाद किया। तो चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, फ्रांस में तय किया गया नायक खास लंबाई की सलाख प्लाटिनियम इरिडियम से बनाई गई जिसका नाम दिया गया। तो दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा, 1 मीटर, यानी पैमाने की बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए दोस्तों, मुख्तसर कहानी पढ़ते हैं, तभी हमें यह समझ में आ गया, सवाल का जवाब समझ में आएगा। तो देखें, कई साल पहले लोग फासला जो होता है उसकी पैमाइश के लिए अपनी बालिश चलते कदमों का दरमियानी फासला या कदम इस्तेमाल करते थे। एक दिन एक बहुत लंबा आदमी कुछ कपड़े ख़रीदने के लिए दुकान गया और 3.5 हाथ लंबा कपड़ा तलब किया। दुकानदार ने कपड़े को 3 हाथ के तूल में तकरीबन आधा हाथ कपड़े की लंबाई शामिल किया। उस आदमी ने सोचा कि दुकानदार इसको धोखा दे रहा है, इसलिए वो कपड़े को अपने हाथ से नापा और देखा कि कपड़ा 3 हाथ लंबाई का भी नहीं है। उसने दुकानदार से कहा कि जब वो अपने हाथ से कपड़े को नापा तो 3.5 हाथ से कम था। तो दुकानदार ने जवाब दिया कि उसका हाथ अपने हाथ पैमाइश के मियार है। इन दोनों में बहस व तकरार हुई कि किसी के हाथ को मियारी पैमाइश समझा जाए। तो दोस्तों, उस ज़माने में खेतों की लंबाई रस्सियों और सैकड़ों मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती थी, जिसके नतीजे में बहस व तकरार होते रहती थी। निसफ हाथ के तूल और चौथाई हाथ के तूल को कोई कैसे पैमाइश करे। तो दोस्तों, आखिरकार चंद समझदार लोग आपस में मिल बैठे और फैसला किया कि एक मुतय्यन तूल का पैमाना होना चाहिए। इस पैमाने को कोई छोटे और मसावी हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि हर एक को चाहिए कि इस पैमाने से पैमाइश करें। तब उन्होंने लकड़ी और धातु को इस्तेमाल करके इस तूल के पैमाने बनाए। तो दोस्तों, किसी मकाम पर लोगों ने ये बात तय की कि बादशाह की नाक और उसके हाथ के दरमियानी उंगली के दरमियानी फासले का मियार माना जाए, और उन्होंने इस फासले को 1 गज का नाम दिया। उन्होंने इस फासले के पैमाने बनाने के लिए लोहा लकड़ी को इस्तेमाल किया और इस फासले को 1 गज का नाम दिया। इस फासले को 3 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया और हर हिस्से को 1 फीट का नाम दिया गया। फिर उन्होंने हर फीट को 12 मसावी हिस्सों में तकसीम किया, हर हिस्सा इंच कहलाया गया। और फिर उन्होंने हर इंच को मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम किया, यानी दुनिया के दूसरे ममालिक ने भी खुद अपने पैमाने बनाए, चूँकि हर मुल्क का अपना
पैमाना बना था जो दूसरों से मुख्तलिफ था। इससे तिजारत और कारोबार में कई मसाइल पैदा हो रहे थे। तो दोस्तों इस तरह लड़ाई झगड़े फूट पड़ने के मौके भी पैदा हुए थे। आखिरकार फ्रांस में ये तय किया गया कि एक ख़ास लंबाई की सलाख जो प्लाटिनियम इरिडियम यानी प्लाटिनियम इरिडियम से बनाई गई थी, तो उसको मीटर का नाम दिया और मीटर को 100 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया। ये हिस्सा सेंटीमीटर कहलाएगा, यानी हर सेंटीमीटर के मज़ीद 10 मसावी हिस्से तकसीम किए गए जो मिलीमीटर कहलाने लगे। और आजकल हम इस पैमाने को मियारी तूल का पैमाना मानते हैं जो सारी दुनिया में राइज हुआ है। इस असल पैमाने स्केल को फ्रांस की म्यूज़ियम में महफूज यानी रखा गया है, फ्रांस के एक म्यूज़ियम में रखा गया है। तो दोस्तों इस कहानी से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि तूल की पैमाइश के लिए एक मियारी आला होना ज़रूरी है। मीटर की पैमाने को बैनुल अक़वामी तौर पर तूल की पैमाइश के लिए कबूल किया गया है। तो दोस्तों ये थी मुख्तसर पैमाने की तारीफ़ यानी पैमाने की कहानी। बस आप इतना सा याद रखें कि फ्रांस में तय किया गया नायक ख़ास लंबाई की जो सलाख का यानी सलाख प्लाटिनियम इरिडियम से बनाई गई जिसका नाम दिया गया था 1 मीटर। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इस में वज़न और वक्त की पैमाइश के लिए मियारी इकाइयों को सबूत मिलता है, यानी वज़न के साथ साथ वक्त की पैमाइश के लिए मियारी इकाइयों का सबूत किस में मिलता है? जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र में वज़न और वक्त की पैमाइश के लिए मियारी इकाइयों का सबूत मिलता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। किसी सतह की रकबे की पैमाइश के लिए मियारी इकाई है, यानी किसी सतह की रकबे की पैमाइश के लिए मियारी इकाई क्या है? जवाब आपके सामने ये रहा, मुरब्बा सेंटीमीटर। मुरब्बा सेंटीमीटर सतह की रकबे की पैमाइश के लिए मियारी इकाई है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। मुग़लों का पैमाइशी निज़ाम ज़मीन की पैमाइश के लिए था, यानी मुग़लों का पैमाइशी निज़ाम जो था ज़मीन की पैमाइश के लिए किस तरीके से किया करते थे? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, गज़ और बिखा। यानी मुग़लों का पैमाइशी निज़ाम ज़मीन की पैमाइश के लिए यानी नापने के लिए गज़ और बिखा का था। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों ये पॉइंट काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। हिंदुस्तान में मीटर का निज़ाम शुरू हुआ, यानी हिंदुस्तान में मीटर निज़ाम कब से शुरू हुआ? जवाब आपके सामने ये रहा, 1 अप्रैल 1957 हिंदुस्तान में मीटर का निज़ाम इस्तेमाल किया गया यानी शुरू किया गया। दोस्तों अच्छे से याद रखें कि हिंदुस्तान में 1 अप्रैल 1957 ईस्वी से मीटर का निज़ाम शुरू किया गया। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, हवाई जहाज़ या पानी का जहाज़ का फ़ी घंटा तयशुदा फासले की पैमाइश की जाती है। दोस्तों जो हवाई जहाज़ होता है और जो पानी का जहाज़ होता है उसकी पैमाइश यानी फ़ी घंटा तयशुदा फासले की पैमाइश किस में की जाती है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों। जवाब देखें दोस्तों, नोट्स या नॉटिकल माइल्स में पैमाइश की जाती है, यानी हवाई जहाज़ या पानी के जहाज़ का फ़ी घंटा तयशुदा फासले की नोट्स या नॉटिकल माइल्स में पैमाइश की जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, नोट्स मसावी होता है। दोस्तों अभी हमने जाना कि हवाई जहाज़ या पानी का जहाज़ की फ़ी घंटा तयशुदा फासले की पैमाइश नॉटिकल माइल्स या फिर नोट्स में पैमाइश की जाती है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि नोट्स किसके मसावी होता है? जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, 1.852 किलोमीटर फ़ी घंटा के मसावी होता है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, 1 मील मसावी होता है। बहुत ही अहम सवालात है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। जवाब आपके सामने ये रहा, 1.61 किलोमीटर। या फिर सवाल ऐसे भी किया जा सकता है, 1.61 किलोमीटर मसावी है तो 1 मील। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, ठोस के हजम के लिए मियारी इकाई है,
यानी ठोस के हजम के लिए मेका यानी मियारी इकाई क्या है? जवाब आपके सामने ये रहा, मुकाब सेंटीमीटर। मुकाब सेंटीमीटर ठोस के हजम के लिए मियारी इकाई है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, मायात के हजम और ठोस के हजम में ताल्लुक़ है। यानी मायात के हजम और ठोस के हजम में ताल्लुक़ क्या है? जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, 1 ml इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पावर ऑफ 3। दोस्तों इन दो इकाइयों में ये ताल्लुक़ पाया जाता है। यानी मायात के हजम को हम मिलीलीटर यानी ml में लिखते हैं, जबकि ठोस के हजम को मुकाब सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों ये रहा, माहिरीन ने फल्कियात चंद तारों तक फासले की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जो माहिरीन फल्कियात होते हैं, तारों तक का फासला जो होता है उसकी पैमाइश किस में करते हैं? जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, पैरालक्स। माहिरीन फल्कियात जो होते हैं फासले की पैमाइश के लिए पैरालक्स तरीक़े का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पैरालक्स तरीक़ा कहाँ इस्तेमाल में आता है? तो दोस्तों तारों तक फासले की पैमाइश के लिए ये तरीक़े का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, कंप्यूटर की मेमोरी की पैमाइश करते हैं या फिर की जाती है। तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, KB यानी किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कंपास बॉक्स में मौजूद चांदा एक नीम दायरवी हल्के की तरह होता है जिस पर ये दर्जे बने होते हैं। तो दोस्तों आपने कंपास बॉक्स देखा होगा कि उसमें एक चांदा मौजूद होता है जो कि नीम दायरवी हल्के की तरह होता है, जिस पर 0 डिग्री से 180 दर्जे बने होते हैं। यानी 0 से 180 दर्जे बने होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, मीटर के तूल को इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर और तूल के मीटर को इस्तेमाल करते हैं। यानी इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, इकाई के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों ये थे आओ पैमाइश सीखें यानी 13वें सबक के अहम पॉइंट। अब हम 14वें सबक हैवानात में हरकत के अहम पॉइंट जानेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा। दोस्तों पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा, आलम हैवानात में सबसे तेज़ पिस्तानिया है। आलम हैवानात में सबसे तेज़ पिस्तानिया कौन सा है? जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, चीता। 97 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ये फासले को तय करता है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एसिनेनियो जुपिटिस। आलम हैवानात में चीता एसिनेनियो जुपिटिस सबसे तेज़ पिस्तानिया है जो कि 97 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से फासला तय करता है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, गूंगे और कछुए आहिस्ता यानी इतनी रफ्तार से हरकत करते हैं। दोस्तों गूंगे और जो कछुए होते हैं वो कितनी रफ्तार से हरकत करते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, 0.013 मीटर पर सेकंड से बहुत आहिस्ता से 0.0028 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये हरकत करते हैं। यानी गूंगे और कछुए आहिस्ता 0.013 मीटर पर सेकंड से बहुत आहिस्ता से 0.0028 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट काफ़ी है, मैं इसको आप अच्छे से जहन में रखें। दुनिया में सांपों की अनवा पाई जाती है। यानी दुनिया में सांपों की कितनी अनवा पाई जाती हैं, कितने किस्म के सांप पाए जाते हैं, उनकी अनवा पाई जाती हैं। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, 2700 से ज़ायद 2700 से ज़ायद दुनिया में सांपों की अनवा पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, चंद उज़लात के सरे गोल सफ़ेद रस्सी नुमा रेशों से बने होते हैं जो हड्डियों को जोड़ते हैं।
दोस्तों चंद उजलास के सरे जो होते हैं गोल सफ़ेद रस्सी नुमा जैसे होते हैं, रेशे से बने होते हैं जो हड्डियों को जोड़ते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा, वितर, और हम उसको इंग्लिश में कहेंगे टेंडन। दोस्तों उजलात हमेशा जोड़ियों में काम करते हैं। जब कोई उजला सिकुड़ता है तो हड्डी उजले की जानिब खींची जाती है, उस वक्त दूसरे उजला साकित हालत में रहता है। हड्डी जब मुखालिफ सिमत में हरकत करती है तो पहला उजला साकित हालत में और दूसरा उजला खिंचाव की हालत में होता है। इस तरह हड्डियों की जो हरकत होती है दौरान उजलात जोड़ियों में काम करते हैं। और चंद उजलात के सरे गोल सफ़ेद रस्सी नुमा रेशों से बने हुए होते हैं जो हड्डियों को जोड़ते हैं। ऐसे रेशों की साख को वितर यानी टेंडन्स कहते हैं। इनके सरे हड्डी से चिमटे रहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस्म के बहुत सारे हिस्सों में, जैसा कि कोहनी के ऊपरी जानिब, घुटने के नीचे, टखने के करीब वगैरह। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, परिंदों में सबसे छोटा परिंदा ह्यूमन बर्ड है जिसका कद होता है। दोस्तों सवाल में ही एक पॉइंट मौजूद है, आप इसको अच्छे से जहन में रखें क्योंकि वीडियो काफ़ी तवील होने के सबब कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें सवाल में ही जवाब मौजूद रहेगा और सवाल का जवाब भी रहेगा, यानी एक ही पॉइंट में आपको दो आंसर देखने को मिल सकते हैं। कई ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल यह है कि परिंदों में सबसे छोटा परिंदा ह्यूमन बर्ड है जिसका कद होता है। दोस्तों सवाल ऐसे भी किया जा सकता है कि परिंदों में सबसे छोटा परिंदा कौन सा है? तो जवाब आपके सामने ये रहेगा दोस्तों, यानी ह्यूमन बर्ड। अगर दोस्तों सवाल इस तरीके से किया जाए कि परिंदों में सबसे छोटा परिंदा ह्यूमन बर्ड है जिसका कद होता है, यानी ह्यूमन बर्ड का कद कितना होता है? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, 5.7 सेंटीमीटर या 2.24 इंच होता है। परिंदों में सबसे छोटा परिंदा ह्यूमन बर्ड है जिसका कद 5.7 सेंटीमीटर या 2.24 इंच होता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, एक औसत शुतुरमुर्ग जो दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है जिसका वज़न इतना होता है। दोस्तों एक औसत शुतुरमुर्ग जो है दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। अभी पिछले पॉइंट में हमने जाना कि दुनिया का सबसे छोटा परिंदा यानी परिंदों में सबसे छोटा परिंदा अगर कोई है तो ह्यूमन बर्ड है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि एक औसत शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, यानी सवाल में ही जवाब मौजूद है कि शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, तो उसका वज़न कितना होता है? जवाब देखें दोस्तों, 345 ग्राम, यानी एक औसत नर शुतुरमुर्ग जो दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है जिसका वज़न देखें 345 किलोग्राम। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। दो हड्डियां आपस में एक मखसूस तरीके से रेशों से जुड़ी होती है, उन्हें कहते हैं। दोस्तों दो हड्डियां आपस में एक मखसूस रेशे से जुड़ी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जवाब आपके सामने ये रहा, लिगामेंट्स, उसको हम उर्दू में कहेंगे रिबात। दोस्तों हमने जाना कि हड्डियों को हरकत करने में उजलात मदद करते हैं। इस तरह दो हड्डियां जोड़ने के लिए खुसूसी रेशे होते हैं। इन रेशे यानी फाइबर्स को लिगामेंट यानी रिबात कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। निचले जबड़े की हड्डी जो खोपड़ी से जा मिलती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जो निचले जबड़े की हड्डी जो होती है जो खोपड़ी से जा मिलती है उसको क्या कहते हैं? बहुत ही अहम सवाल, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, उन्हें गैर मुतहर्रिक जोड़ फिक्स जॉइंट्स कहते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे कि कान के करीब में कोई जोड़ है, दोस्तों यही वो जगह है जहां निचले जबड़े की हड्डी खोपड़ी से जा मिलती है। दोस्तों चेहरे के दोनों जानिब आप अपनी उंगली दबाकर भी ये देख सकते हैं। अपनी उंगलियों को दबाएं और जबड़ों को हरकत करके देखें तो आपको ये समझ में आएगा। तो दोस्तों
सवाल यही था कि निचले जबड़े की हड्डी जो खोपड़ी से जा मिलती है उसको क्या कहते हैं? गैर मुतहर्रिक जोड़, फिक्स जॉइंट। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट काफ़ी हमें इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें कि हमारे जिस्म में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है और ये यहाँ पाई जाती है। दोस्तों हमारे जिस्म में वो कौन सी हड्डी है जो लंबी होती है और मजबूत होती है? उसके साथ साथ सवाल में ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पाई जाती है। जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, फीमर हड्डी। यानी फीमर हड्डी हमारे जिस्म में सबसे लंबी और मजबूत होती है और ये हमारे जिस्म में थाई में पाई जाती है, यानी रान के हिस्से में पाई जाती है। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें कि फीमर हड्डी हमारे जिस्म में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है जो हमारे जिस्म के थाई यानी रान के हिस्से में पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, ये सीने की हड्डी और रीढ़ की हड्डी को एक दूसरे से जोड़कर एक बॉक्स की शक्ल देती है या फिर करती है। दोस्तों वो कौन सी हड्डी है जो हमारे सीने और रीढ़ की हड्डी दोनों को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है और एक बॉक्स की शक्ल देती है या फिर करती है? जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, रिब केज। इसको उर्दू में हम कहेंगे पसली का पिंजरा। दोस्तों हम देखते हैं कि पसलियाँ काफ़ी मुड़ी हुई होती हैं। ये सीने की हड्डी और रीढ़ की हड्डी को एक दूसरे से जोड़कर एक बॉक्स की तश्कील करती है जिसे रिब केज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, रीढ़ की हड्डी से इन्हीं फ़िक्रों से गुज़रती है। रीढ़ की हड्डी के इन्हीं फ़िक्रों से गुज़रती है। तो जवाब आपके सामने ये रहा, नखाई डोर, स्पाइनल कर्ड। यानी रीढ़ की हड्डी के इन्हीं फ़िक्रों से नखाई डोर, स्पाइनल कर्ड गुज़रती है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट काफ़ी है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें। एक बालिग आदमी के दिल की हरकत। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल यानी अहम पॉइंट, एक बालिग आदमी के दिल की हरकत देखें 72 मरतबा फ़ी मिनट, यानी फ़ी मिनट में 1 मिनट में 72 मरतबा, यानी एक बालिग आदमी के दिल की हरकत की बात यहाँ पर की जा रही है। और 1 लाख मरतबा रोज़ाना। उसके बाद देखें 36 लाख मरतबा सालाना और 2.5 बिलियन मरतबा पूरी ज़िंदगी में एक बालिग आदमी का दिल हरकत करता है। दोस्तों एक बालिग आदमी के दिल की हरकत 72 मरतबा फ़ी मिनट और 1 लाख मरतबा रोज़ाना, 36 लाख मरतबा सालाना और 2.5 बिलियन मरतबा पूरी ज़िंदगी में दिल हरकत करता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें, किसी शीरख्वार की रीढ़ की हड्डी में फ़िक्रे होते हैं। तो दोस्तों किसी शीरख्वार की रीढ़ में यानी किसी शीरख्वार बच्चे की रीढ़ की हड्डी में फ़िक्रे होते हैं। तो दोस्तों शीरख्वार से मुराद दूध पीते हुए बच्चे की रीढ़ की हड्डी में फ़िक्रे होते हैं। जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, 33 फ़िक्रे और बाद में 9 ज़ीरे फ़िक्रे मिलकर रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। यानी एक शीरख्वार की रीढ़ की हड्डी में 33 फ़िक्रे होते हैं, बाद में आखिर 9 ज़ीरे हिस्से में 5 फ़िक्रे आपस में मिलकर वाहिद हड्डी बनाते हैं। बाकी 4 फ़िक्रे मिलकर एक और हड्डी बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखें, जिस्म के दोनों जानिब यकसा शक्ल की हड्डियां पाई जाती हैं, इसको कहते हैं। दोस्तों जिस्म के दोनों जानिब में यकसा शक्ल की हड्डियां जो पाई जाती हैं इसको क्या कहते हैं? इसको हम उर्दू में आफ़ी घेरा और इंग्लिश में पल्विक गर्डल कहते हैं। आप ये हड्डियों को उंगलियों की मदद से, अगर आप कमर के निचले हिस्से को दबाएंगे तो आपको ये हड्डियाँ नज़र आएंगी, यानी यकसा हड्डियाँ नज़र आएंगी, जिसको हम आफ़ी घेरा पल्विक गिडल कहते हैं।
और ये आफी घेरा अन्य हड्डियों से मिलकर बनता है। ये घेरा पेट के निचले हिस्से की घेराबंदी किए रहता है। यही वो हिस्सा है जिस पर आप बैठते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। सामने ये रहा, खोपड़ी के जोड़ होते हैं। दोस्तों खोपड़ी के जोड़ कैसे होते हैं? जवाब आपके सामने ये रहा, गैर मुतहर्रिक। खोपड़ी आपस में कई हड्डियों से मिलकर बनी होती है। ये दिमाग को घेरते हुए इसकी हिफाजत करती है। इसके जोड़ खोपड़ी के दरमियान एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उन्हें गैर मुतहर्रिक फिक्स जॉइंट भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। ये पॉइंट काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें। कान और नाक में ये नरम हड्डी पाई जाती है। कान और नाक में जो नरम हड्डी होती है, जिसको आप मस करके देख सकते हैं, कान और नाक ये दोनों हिस्से में जो हड्डी होती है यानी नर्म हड्डी होती है, उसको क्या कहते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, उसको हम गज़रूफ कहेंगे या कार्टिलेज कहेंगे। कान और नाक के दोस्तों कुछ हिस्से नर्म और कुछ हिस्से सख्त होते हैं। इनके सख्त हिस्से एक ऐसी साख से बने होते हैं जिसको गज़रूफ या कार्टिलेज कहते हैं। ये भी एक किस्म की हड्डी है लेकिन ये लचकदार होती है। दोस्तों गज़रूफ ढांचे के चंद हिस्सों में भी देखी जा सकती है, यानी गज़रूफ ढांचे के चंद हिस्से में भी देखी जा सकती है, जैसा कि पसली और सीने की हड्डी के दरमियान, और रीढ़ की हड्डी यानी नकाई डोर के फ़िक़रे के दरमियान भी ये गज़रूफ ढांचे की हड्डी के साथ साथ यानी ढांचे के चंद हिस्सों में भी पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, एक दिल की जानिब से पंप किया जाने वाला खून का हजम। जवाब आपके सामने ये रहा, 5 ता 30 लीटर फ़ी मिनट, यानी एक दिल की जानिब से पंप किया जाने वाला खून का हजम 5 ता 30 लीटर फ़ी मिनट तक होता है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ेंगे। हमारे जिस्म में यही अज़ू तैर सकता है, यानी हमारे जिस्म में वो कौन सा अज़ू है जो तैर सकता है? जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, फेफड़े। दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे, साइंस म्यूज़ियम मेनमोस्टा के बमूजब हमारे जिस्म में सिर्फ फेफड़े ही ऐसे अज़ू है जो तैर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, गर्दन में ये जोड़ पाया जाता है। बहुत ही अहम सवाल है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें कि गर्दन में कौन सा जोड़ पाया जाता है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, महवरी जोड़, यानी गर्दन में महवरी जोड़ पाया जाता है। उसको हम इंग्लिश में पिविटल जॉइंट कहते हैं। यानी गर्दन में पाए जाने वाले जोड़ चोलनुमा जोड़ और गेंद व प्याले नुमा जोड़ से मुख्तलिफ होता है, और ये जोड़ हमारे सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं हरकत करने में मदद करता है, लेकिन हम अपने सर को मुकम्मल तौर पर घुमा नहीं सकते। गर्दन का जो जोड़ होता है उसको महवरी जोड़ पिवटल जॉइंट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखें, एक बालिग इंसान की छोटी आंत होती है, यानी एक बालिग इंसान यानी यंग मैन की छोटी आंत कितनी होती है? जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, 7 मीटर लंबी। यानी एक बालिग इंसान में छोटी आंत एक लंबी और पतली नली होती है जो तकरीबन 7 मीटर होती है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखें दोस्तों, हमारी खोपड़ी में एक हड्डी नहीं बल्कि 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं। खोपड़ी को ये भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल है, यानी सवाल में ही और एक पॉइंट है कि हमारी खोपड़ी में एक ही हड्डी नहीं होती बल्कि 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और खोपड़ी को ये भी कहा जाता है। दोस्तों पहले आप ये अच्छे से ध्यान में रखें कि हमारी खोपड़ी में एक हड्डी नहीं होती बल्कि 22 हड्डियाँ होते हैं, और उसके साथ साथ खोपड़ी को ये भी कहा जाता है। तो जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, क्रेनियम। यानी हमारी खोपड़ी में एक हड्डी नहीं बल्कि 22 हड्डियाँ पाई जाती है। खोपड़ी को क्रेनियम भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिए, मछली को तैरने में मदद करते हैं। दोस्तों मछली को तैरने में क्या मदद करते हैं? तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा,
तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, देखें जुल्फ़े, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे फिन्स। दोस्तों आपने देखा होगा कि मछलियाँ पानी में तैरती हैं और इंसान भी तैरते हैं। तो दोस्तों मछलियों के तैरने में और इंसान के तैरने में फ़र्क क्या पाया जाता है? तो दोस्तों मछलियों को तैरने में वो कौन से अज़ा मदद करते हैं जिसकी वजह से मछली तैरती है? तो दोस्तों मछली का जिस्म दोनों सिरों पर गोलीनुमा होता है जो उसे पानी में बासानी तैरने में मदद देता है। मछली का जो ढांचा होता है मजबूत उजलात से ढका होता है। तैरते वक्त उजलात मछली के अगले हिस्से को एक जानिब मोड़ते हैं तो उसकी दुम दूसरी जानिब हरकत करती है, जिसकी वजह से पैदा होने वाला झटका मछली को आगे की जानिब ढकलता है यानी ढकेलता है। इस तरह के सिलसिलेवार झटके मछली को आगे की सिमत तैरने में मदद देते हैं। और जो मछली के दुम पर पाए जाने वाले जुल्फ़े यानी पर फिन्स भी तैरने में मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट देखें, सांपों में होती है, यानी सांपों में क्या होती है? दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, लंबी रीढ़ की हड्डी, यानी सांपों में लंबी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखें कि सांपों में एक लंबी रीढ़ की हड्डी होती है। इनमें बेशुमार उजलात पाए जाते हैं। सांप का जिस्म खमीदा होकर कई लूप बना लेता है और हर एक लूप से इसे ज़मीन की तरफ दबाते हुए आगे की तरफ ढकेलते हैं, जिसकी वजह से सांप आगे की जानिब तेज़ी से हरकत करता है। इसके अलावा सांप दीगर तरीक़ों से भी हरकत करता है। इनके बारे में भी हम जो अगली जमात है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी अहम पॉइंट के बारे में उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, गूंगे इसकी वजह से आहिस्ता हरकत करता है। दोस्तों हमने सबक के दूसरे पॉइंट में यानी 14वां सबक हैवानात में हरकत के दूसरे पॉइंट में ही जाना था कि गूंगे और कछुए बहुत ही आहिस्ता से हरकत करते हैं। उनकी रफ्तार अगर देखें तो 0.013 मीटर पर सेकंड से बहुत आहिस्ता से यानी 0.0028 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत करते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो गूंगे हैं उसकी वजह क्या है जो आहिस्ता से वो हरकत करते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा, पैरों की लहरदार हरकत, वे मोशन की वजह से गूंगे आहिस्ता से हरकत करता है। दोस्तों गूंगा जब ये हरकत करने लगता है तो खौल के खुले हुए हिस्से से एक मोटी साख बाहर निकलती है। ये मोटी साख उसके पैर है जो कि मजबूत उजला से बना होता है। इसके पैरों को लहरदार हरकत, वे मोशन की वजह से गूंगा आहिस्ता से हरकत करता है। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखें, हमारे जिस्म में हड्डियां पाई जाती हैं। दोस्तों हमारे जिस्म में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? जवाब आपके सामने ये रहा, जो कि आम सा सवाल है। जवाब देखें तो दोस्तों 208, यानी हमारे जिस्म में, दोस्तों हमारे जिस्म में हड्डियों की तादाद 208 है। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा दोस्तों, हमारे जिस्म में हरकत और नीम हरकत करने वाले जोड़ पाए जाते हैं। दोस्तों पिछले पॉइंट में हमने जाना कि हमारे जिस्म में 208 हड्डियां होती हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमारे जिस्म में हरकत और नीम हरकत करने वाले जोड़ कितने होते हैं? जवाब आपके सामने ये रहा, 230, यानी 230 हरकत करने वाले और नीम हरकत करने वाले जोड़ हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखें, उजलात को हड्डियों से जोड़ते हैं, यानी उजलात को हड्डियों से जोड़ते हैं यानी जोड़ने में कौन मदद करते हैं? तो दोस्तों जवाब आपके सामने ये रहा, वितर, उसको हम इंग्लिश में टेंडन कहें, यानी उजलात को हड्डियों से वितर और यानी टेंडन जोड़ते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की जानिब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखें। इंसान और जिराफ की गर्दन में हड्डियों की तादाद होती है या फिर हड्डियां कितनी होती हैं? जवाब आपके सामने ये रहा दोस्तों, 8 हड्डियां, यानी इंसान और जिराफ जो है दोनों की गर्दनों में अगर हड्डियों की तादाद देखें तो मसावी होती है, यानी मसावी से मुराद 8 हड्डियां पाई जाती हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की जानिब हम बढ़ते हैं। बहुत सारे जल थलियों के अनवा के दौरे हयात में 3 अदवार पाए जाते हैं, यानी वो कौन कौन से दौर हैं देखें। जो बहुत सारे जल थलियों की अनवा के दौरे हयात में होते हैं, बैज़ा, लार्वा और बालिग, 3 अदवार पाए जाते हैं।
तो दोस्तों ये थे 14वें सबक हैवानात में हरकत के अहम पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखे। हो सकता है इसमें कोई और पॉइंट्स भी मौजूद हो, तो दोस्तों आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।